जय हिंद दोस्तों। चलिए तो आज हम बात करेंगे कोशिका के प्रमुख अंग के बारे में, ठीक है। और हम जो है कोशिका का जो है पार्ट 1 जो है बना चुके हैं, जिसमें कोशिका के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक उसका दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आज हम बात करेंगे कोशिका के महत्वपूर्ण जो है अंग के बारे में, यानी कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, क्या काम है उसका, और कैसे जो है यह मौजूद हमारे कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आइए और हम लोग समझते हैं। देखिए कोशिका के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है अंगक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और इसका जो है काम सबका क्या क्या है, आज बारी बारी से समझते हैं। देखिए समझने से पहले जो हम एक बात करना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि सर हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, लेकिन सर याद नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब याद करते हैं तो भूल जाते हैं सर। देखिए याद करना या भूल जाना यह इंसान की एक प्रवृत्ति है, हमारे दिमाग की। लेकिन जब भी हम इतने कहेंगे कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे ना, जब भी आप जो है पढ़ने के लिए बैठे तो अपने साथ एक कॉपी कलम तो रखें, जरूर लिखिए, नोट कीजिए। और देखिए पढ़ते वक्त जो है ना इंसान को दिमाग और शरीर दोनों का बैलेंस बड़ा जरूरी है। अगर आपका दिमाग और आपका जो शरीर अगर एक साथ कोऑपरेट करके बैलेंस नहीं कर रहा है पढ़ाई में, तो समझिए आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, या आएगा भी तो थोड़ा देर बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए अपने दिमाग को शांत रखिए, ठीक है, और अपने शरीर को भी शांत रखिए। क्योंकि अगर याद रखिएगा दुनिया में कोई भी जंग जीती जाती है तो केवल शरीर से नहीं, दिमाग की आवश्यकता उसमें पड़ती है। और केवल दिमाग से भी जीता नहीं जाता, दिमाग और शरीर दोनों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। जब मनुष्य जिद पर आता है तो पत्थर पानी बन जाता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आपको एक जिद की आवश्यकता है, और जिद जो है ना वो मोटिवेशन से नहीं आती। आप जो बहुत सारा मोटिवेशन सुनते होंगे, देखिए मोटिवेशन से हौसला बढ़ता है, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन से आपको जो है ना आपको वो काम पूरा नहीं हो पाता, या आप एक बार जो मोटिवेशन सुनकर वो काम को करने नहीं चल देते। देखिए मोटिवेशन सुनिए, समझिए, सोचिए, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ आप उस काम को भी करिए, ठीक है, तब वहीं आप सफल होइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और मेहनत आइए आपके साथ हम भी कर रहे हैं आप लोग के लिए, और हमारी मेहनत शायद रंग लाए। तो इसके लिए आप जो है वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और नोट कीजिए और लिखिए और समझिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो कोशिका का अंगक है यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इतना सारे आपको अंगक दिया गया इसमें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जिसके बारे में जानकारी आपको बेहतरीन ढंग से रखना है। जैसे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? तो देखिए कोई भी कोशिका है, कोई भी सजीव प्राणी है उसके अंदर कोशिका, और कोशिका का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह कोशिका झिल्ली है। क्योंकि कोशिका झिल्ली ही क्या करता है, कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, और उसके अंदर कोशिका के सब अंगक मौजूद होते हैं। तो कोशिका के सबसे बाहरी जो भाग होता है वह कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। यह लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है। लिपिड एक यौगिक है और प्रोटीन दोनों से मिलकर के कोशिका झिल्ली बना होता है। कोशिका झिल्ली का और भी नाम है, जैसे अर्धपारगमय झिल्ली, चयनात्मक पारगमय झिल्ली, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम अर्धपारगमय झिल्ली क्यों कहते हैं ये समझिए। आपसे पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगमय झिल्ली क्यों कहा जाता है, तो आपको जवाब यह रहना चाहिए कि देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है ना वह कोशिका के अंदर छन्ना का कार्य करता है। छन्ना का जैसे आप चाय छानते हैं ना छन्ना से, तो क्या होता है चाय का महत्वपूर्ण चीज नीचे आ जाता है चाय, और ऊपर जो चाय पत्ती बचा हुआ रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए उपयोगी नहीं होता है चाय बनने के बाद, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली क्या करता है कि जो शरीर के अंदर जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा यह डिसाइड करने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने नहीं देती। देखिए जो कोशिका के लिए लाभदायक होते हैं, जो उपयोगी होते हैं उसको अंदर तो यह जाने देता है, लेकिन जो अनुपयोगी है या विषाक्त है या हानिकारक पदार्थ उसको कोशिका के अंदर जाने नहीं देता। तो वह पदार्थ जो होता है वह जो पदार्थ बाहरी कोशिका के अंदर आ जाती है। तो यही कारण है कि इसे हम अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं, यानी आधा को तो पार होने देता है लेकिन आधा को पार जो बेकार है उसको पार नहीं होने देता है, ठीक है, याद रखिए। इसको चयनात्मक पारगमय झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चयन करता है कि कौन पदार्थ अंदर जाएगा और कौन पदार्थ बाहर आएगा, ठीक है, यानी चयन करने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका नाम अर्धपारगमय झिल्ली, चयनात्मक पारगमय झिल्ली, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो मौजूद द्रव है,
ठीक है ना। वैसा थोड़ा कि कोशिका के अंदर जो सब सूखा हुआ भाग है ना द्रव है, और उसी द्रव में सब जो है मौजूद होते हैं। तो उस द्रव को हम लोग जो है कोशिका द्रव कहते हैं, या इसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन केंद्रक को छोड़ करके अगर बात करेंगे तो उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, यानी कोशिका के जो द्रव होते हैं उसको कोशिका द्रव, इंग्लिश में इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और वही जब कोशिका द्रव को हम केंद्रक के साथ हम जो है यानी एक साथ मिला ले केंद्रक को भी, और सम्मिलित रूप से बोले तो उसे हम जीव द्रव कहते हैं, या इंग्लिश में उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव में ही जीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, आपको जीव के सारे गुण कहाँ मौजूद होते हैं? जीव द्रव में ही मौजूद होते हैं, याद रखिए। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जीवों का सारा गुण जो है यानी जीवों का सभी गुण जो है कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो जीव द्रव में मौजूद होते हैं। और जीव द्रव क्या है? तो जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, याद रखिए। तो आप कोशिका द्रव समझ गए, इसको इंग्लिश में हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपको केंद्रक या न्यूक्लियस। देखिए कोई भी कोशिका का निर्माण होता है ना तो उसके अंदर एक केंद्रक होता है, ठीक है। याद रखिए बिना केंद्रक के कोशिका का निर्माण संभव नहीं है, यानी कि प्रत्येक कोशिका के जो है मध्य में एक केंद्रक होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं, याद रखिए। और यही केंद्रक के जो है केंद्रक क्या करता है? कोशिका के आकार को डिसाइड करता है, ठीक है। और यानी कि कोशिका को बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह केंद्रक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो है एक महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है, ठीक है, जो पाया जाता है केवल पादप कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधे के कोशिकाओं में, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति कभी भी जीव जंतु या मनुष्य के कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल जो है पादप कोशिकाओं यानी पेड़ पौधे के कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी एक कड़ा और मजबूत जो होता है क्या होता है? भाग है, ठीक है। और यह जो है कोशिका झिल्ली के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर मौजूद होती है। और यह पेड़ का जो है एक निश्चित आकार प्रदान करने में बहुत ही अधिक भूमिका निभाता है, ठीक है। पेड़ को खड़ा रखने में, पेड़ सीधा खड़ा रहता है, पेड़ को कठोर बनाने में उसके तना को, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अच्छा कभी कभी आप पेड़ को काटे होंगे तो आप देखेंगे उजला उजला जो है आपको जो है फोम की तरह आपको निकलता हुआ पदार्थ आपको दिखाई देगा, तो वह जो होता है वो कोशिका भित्ति ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कोशिका भित्ति कड़ी होती है, मजबूत होती है, निश्चित आकृति की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको अंतःप्रदवी जालिका। देखिए अंतःप्रदवी जालिका जो एक सूक्ष्म शाखित जो होती है, यह क्या होता है? नलिकाओं के रूप में, यानी कि नलिकाओं के जाल के रूप में होता है, हमारे कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि इसका नाम अंतःप्रदवी जालिका है। अंतःप्रदवी जालिका भी जो है दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है और एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है। खुरदरी देखिए चिकनी अंतःप्रदवी जालिका उसकी जो है बाहरी झिल्ली होती है वो चिकनी होती है, जिसके कारण उसे हम चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। लेकिन खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में ऐसा नहीं होता। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उसके जो बाहरी झिल्ली होती है वह खुरदारा होता है। खुरदारा क्यों होता है इसके पीछे का भी कारण, क्योंकि उसके झिल्ली के ऊपर जो होता है एक छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, इसी कारण है कि वो खुरदारा दिखाई देता है। अब वो छोटे छोटे कण है क्या? तो वो छोटे छोटे कण राइबोसोम है, याद रखिए। और राइबोसोम एक महत्वपूर्ण अंग है। कहाँ गया राइबोसोम? देखिए यहाँ राइबोसोम। राइबोसोम एक महत्वपूर्ण अंग है। राइबोसोम महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये राइबोसोम इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, याद रखिए जो हमारे शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण आपको जो न्यूट्रिशन जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है इसी राइबोसोम में होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि राइबोसोम भी जो है वो गुच्छाओं के रूप में कभी कभी मौजूद होता है, एक साथ गुच्छा बना करके मौजूद होता है हमारे कोशिका द्रव में। तो यह होता है राइबोसोम जब गुच्छाओं के रूप में मौजूद, तो इसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब एक से अधिक राइबोसोम गुच्छा के रूप में एक साथ मौजूद रहे तब। और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यह इसका महत्वपूर्ण भाग। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा गया कि प्रोटीन का संश्लेषण इनमें से कौन सा भाग करता है? तो राइबोसोम, याद रखिए राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी उपकरण कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, ठीक है। देखिए गोल्जी उपकरण जो है उपकरण की तरह काम करता है और यह भी हमारे शरीर में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गोल्जी उपकरण, ठीक है। यह हमारे कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम जो है यह कोशिका का समझिए ना कि मेन रूप से समझिए ना कि यह एक तरह से आपको जो यही डिसाइड करता है कि कौन सा कोशिका जीवित रहेगा और कौन सा कोशिका मरेगा, ठीक है। याद रखिए लाइसोसोम एक थैली के रूप में संरचना होती है, ठीक है। बड़ी छोटे छोटे जो है पुटिकाओं के रूप में हमारे जो है मौजूद होते हैं कोशिका द्रव में। और इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है ना जो क्या करता है, बहुत ही जहरीली होती है, बड़ी विषैली होती है। कहते हैं कि अगर लाइसोसोम हमारे शरीर के अंदर फट जाए तो इंसान मर भी सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम एंजाइम जो होती है विषैली, उसका काम मुख्य रूप से काम क्या है कि जब हमारे कोशिका के अंदर कोई कड़ा जो है कण या जो कोई बड़ा कण हम लोग के कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको गलाने का काम या तोड़ने का काम जो है वह लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम उस कण को क्या करता है, गला देता है एंजाइम को निकाल करके या उसको तोड़ करके पचा देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसकी कुछ अंगक नष्ट हो जाती है, तो उसको कोशिका के अंदर जो अब अंग टूट फूट गया कोशिका के अंदर तो कचरा फैल गया ना जी, तो उसको साफ करने का भी काम कोई को होना चाहिए ना, तो साफ करने का काम भी लाइसोसोम करता है। ठीक है, यानी सफाई वाला है, जहां देखा कचरा साफ कर दिया। ठीक है, साफ होना भी चाहिए, तो लाइसोसोम साफ करने का काम करता है हमारे कोशिका को। अच्छा, कभी कभी कोशिका को मृत करना, यानी कोशिका अनुपयोगी हो गया, वो कोशिका का उपयोग नहीं रहा, उसको मरना है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये खुद क्या करता है, फट जाता है, फट करके कोशिका को क्या करता है, पचा देता है, या कहिए कि उसे हम क्या करता है, नष्ट कर देता है, उसे ही क्या करता है, साफ कर देता है। ठीक है, पाचित कर देता है। तो लाइसोसोम की यही गुण के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न यह पूछा जाता है कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम का। लाइसोसोम का महत्वपूर्ण काम यही है कि यह कोशिका के अंदर बड़े कण या कारा जो कण है, कठोर कण चल जाता है, तो उसको यह क्या करता है, गला करके पचाने का, साफ करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो समझिए ना कि आपको एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह घर है जो इनर है ना, तो कोशिका कैसे जीवित रहेगा पता नहीं, कोशिका को भी नहीं है। ठीक है, तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए हमारा जब भोजन हम करते हैं ना, तो भोजन का जो पाचन होता है वह जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है, लेकिन कोशिका द्रव में पूरी रूप से पाचन नहीं होता। पूर्ण रूप से जो पाचन होने का काम है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन होता है। जब भोजन का जहाँ पाचन हुआ है ना, एनर्जी बनेगा। अब देखिए भोजन का पाचन पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत बहुत अधिक ऊर्जा जो है वह निर्माण होती है। अब वो ऊर्जा एक वर्ग जो है हमारा कोशिका जो है उसको उपयोग नहीं कर लेता है। अब जितना ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है कोशिका को, वह उतने उपयोग करेगा, लेकिन जो बाकी ऊर्जा बच जाएगा उसको क्या करेगा, तो कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो बचा हुआ ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में सम्मिलित रहती है। ठीक है, आगे चल के देखिए हम एटीपी का नवी नाम बता दिए। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका पूरा नाम होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा रहती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण संपूर्ण रूप से लगभग में हमारे कोशिका का होती है, हमारे शरीर का होता है। यही कारण है कि इसको हम कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का ऊर्जा गृह या कहिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका का यह ऊर्जा घर है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अपना डीएनए मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है लवक या प्लास्टिक। लवक को हम लोग इंग्लिश में प्लास्टिक कहते हैं। देखिए लवक या प्लास्टिक जो होता है वह जीव जंतु या मनुष्य में नहीं पाया जाता, यह केवल जो है पेड़ पौधे के कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए लवक का काम भी पेड़ पौधों में ही है, इसीलिए यह पेड़ पौधे की कोशिकाओं में ही मौजूद होता है, जंतु में इसका कोई काम नहीं। लवक एक प्रकार के नहीं, लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको अवर्णी लवक, एक होता है आपको वर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। ठीक है, एक वर्णी लवक को जो है हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा आपको। तो लवक कितने प्रकार के हो गए आपको, 3 प्रकार के। अवर्णी लवक जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं अंग्रेजी में। एक होता है वर्णी लवक जिसे हम अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और एक होता है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए अवर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक का काम क्या है, तो अवर्णी लवक जो है पेड़ पौधे के खास करके भूमिगत तना या जड़ों में मौजूद होता है। अवर्णी लवक का कोई रंग नहीं होता, यह क्या रंगहीन होता है, और इसका काम क्या है कि यह भोजन को संचय करने में यह भूमिका निभाता है। ठीक है, और अवर्णी लवक खास करके वही पेड़ पौधे के वैसे अंग में मौजूद होते हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको वर्णी लवक या जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। उसका कार्य क्या है, तो वर्णी लवक का कार्य है पेड़ पौधे के बीज या फल या फूल को रंग प्रदान करना। अगर पेड़ पौधे में जो वर्णी लवक ना रहे तो जो है फल या बीज जो है या फूल उसका कलर प्रदान कौन करेगा, ये तो देखा जाएगा। ठीक है, तो वर्णी लवक का काम क्या है, पेड़ पौधे के अंदर रंग को प्रदान करना। और एक है आपको क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक कहते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अगर सोचिए अगर पेड़ पौधा के अंदर क्लोरोप्लास्ट ना रहे ना तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा। आप सोचेंगे सर कैसे, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में आपको जो है हम बता चुके हैं अच्छे ढंग से पोषण चैप्टर में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पोषण चैप्टर जो है जाकर के देखें। ठीक है ना, हम अच्छे ढंग से समझाएं कि आखिर क्लोरोफिल जो है क्यों जरूरी है पेड़ पौधा के लिए इतना। देखिए क्लोरोफिल एक ऐसा हरा रंग का वर्णक होता है जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को क्या करता है, सोखता है। ठीक है, यानी कि कैच करता है, उसको पकड़ने का काम करता है। अगर हरित लवक नहीं हो तो हरित लवक नहीं रहेगा तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा कैसे। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है यानी हरित लवक मुख्य रूप
रूप से समझिए कि भोजन बनाने में यानी प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए लवा के प्लास्टिक। अब इसको जंतु में कोई काम है बताइए? जंतु में इसको कोई काम नहीं, क्योंकि जीव जंतु या मनुष्य जो होता है वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते ही नहीं है, तो कोई काम नहीं है। जीव जंतु को कलर भी बाई में डिसाइड नहीं करना है कि हाँ भाई इसको कल हाथ का कलर लाल कर दो, गोर का कलर पीला कर दो, मुंह का कलर जो है काला कर दो। हालांकि काला भी आदमी अच्छा है, ऐसा नहीं। चलिए, तो हो गया लवक का काम। सिर्फ पेड़ पौधे में क्या काम है? लवक 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता चुके हैं अच्छे ढंग से। आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और याद रखिएगा हरित लवक में क्लोरोफिल नामक जो है क्या हरे रंग का वर्णक मौजूद होता है, जो प्रकाश महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का वो महत्वपूर्ण इकाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको रसधानी। देखिए रसधानी एक प्रकार की एक ऐसा अंग है जिसके अंदर क्या तो कोशिका रस मौजूद होती है। ठीक है, रसधानी का मूल रूप से काम है कोशिका रस को जमा रखना, और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या कि जल का संतुलन जो बनाने का काम करती है हमारे कोशिका के अंतर्गत, यह कौन करता है? रसधानी का ही काम है। ठीक है, याद रखिएगा रसधानी जो होता है वह कोशिका में आपको मौजूद भी हो सकता है, ना भी मौजूद हो सकता है। सर इसका लॉजिक क्या? देखिए कभी कभी क्या आता है पादप कोशिका में तो बड़ा बड़ा रसधानी मौजूद है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानी मौजूद होती है, और कभी कभी तो कुछ कुछ ऐसे जंतु के कोशिकाएं होती है जिसमें रसधानी मौजूद ही नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा रसधानी आपको जो है कभी मौजूद हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। कहाँ? जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में यह मौजूद होती है, ये बड़ी होती है। पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है, कभी कभी ना भी होती है। इसका काम क्या है? तो शरीर में कोशिका रस को जमा करना और जल का संतुलन करना। ठीक है, या अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जल का संतुलन जो है करने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा रसधानी करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो है एक यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, याद रखिएगा सेंट्रोसोम जो है लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण, इसका निर्माण लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेंट्रोसोम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपको केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? तो देखिए कोशिका के अंदर बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक के अंदर क्या होती है? केंद्रिका होती है। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है आपको लास्ट है गुणसूत्र, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। याद रखिए गुणसूत्र क्या? गुणसूत्र वह महत्वपूर्ण अंग है जो क्या करता है जनन में, यह महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। ठीक है, जनन में गुणसूत्र ही डिसाइड करता है कि जनन में जो है कैसे क्या होगा। ठीक, गुणसूत्र के अंदर ही क्या होते हैं? डीएनए होता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यह गुणसूत्र क्या है? यह जनन क्या है? अंगक है, और जो जीन होता है वह क्या है? जनन की इकाई है। ठीक है ना, याद रखिएगा गुणसूत्र। आपको गुणसूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र क्या होते हैं। तो देखिए आगे हम बताए हैं आपको गुणसूत्र या क्रोमोसोम। मनुष्य में गुणसूत्र कहिए या क्रोमोसोम की संख्या कहिए 46 होता है। ये आपसे हर बार हर जगह पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ 3 चीज का ये हम नाम बताए, और भी होते हैं लेकिन हम यहाँ पर 3 ही चीज बताए हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम, इसको आप जोड़ा में लिखेंगे तो 23 जोड़ा हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम। कभी कभी आपसे पूछा जाता है जोड़ा के रूप में, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम, ऐसे 46 जोड़ा क्रोमोसोम। आपको पता होना चाहिए या जो 23 जोड़ा यानी 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 हमारे माता से और 23 हमारे पिता से आते हैं, और 46 जोड़ा क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़ा हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी मनुष्य का संतान उत्पन्न होगा तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर के पौधा में जो है 24 क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको आप 12 जोड़ा कह सकते हैं। आलू में 48 क्रोमोसोम, आलू के पौधा में, यानी कि इसको आप 24 जोड़ा कह सकते हैं। याद रखिएगा। आपको क्रोमोसोम के बारे में अच्छे ढंग से ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम ही क्या करती है? जनन में महत्वपूर्ण भूमिका इसी की है। 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम होती है, या कहिए संख्या में 46 कहिए, या जोड़ा में 23 जोड़ा, जिसमें से आपको क्या 23 क्रोमोसोम हमारे माता से और 23 क्रोमोसोम हमारे पिता के गुणसूत्र से आते हैं। ठीक है, और 46 क्रोमोसोम कोई भी बच्चा में आपको चाहिए। ठीक है, कोई भी मनुष्य का बच्चा, जिसमें से आपको क्या करना रहता है कि एक्स और वाई जब क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का, और एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलती है तो लड़की। हालांकि वह विशेष जो क्रोमोसोम के बारे में हम आपको जनन चैप्टर जो है उसमें आपको हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस जितने भी अंगक है इसके बारे में आप महत्वपूर्ण ढंग से समझ गए होंगे। इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थी हम आपको बता दिए, और आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बात याद रखिएगा, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए आप कॉपी कलम रखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी का मुकाम जो है ना ऐसे ही हासिल नहीं होती। अगर जिंदगी का मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अथक जो है ना संघर्ष, मेहनत, और आपको बहुत सारे परेशानियां का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी परेशानियों से लड़ना नहीं सीखा है, जो विद्यार्थी परेशानियों से लड़ना नहीं सीखा है, समझिए जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं ना तो आपको परेशानियों से लड़ना सीखना होगा। कि अगर आपको मुसीबतें आती है, आपको परेशानी आती है, चाहे जिंदगी में या पढ़ाई में या कोई काम में, आप किस प्रकार से उस परेशानियों को
पार कर पाते। देखिए, आप वो तूफान ना बने, आप वैसा तूफान ना बने जो चट्टानों से टकरा करके अपना रास्ता बदल लेती है। आपको वैसा तूफान बनना है जो जब बीच में चट्टान आ जाए ना तो उसे चीर करके, उसे काट करके, उसे छेद करके आगे निकल जाए। आपको वैसा तूफान बनना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको चाहे मैट्रिक एग्जाम देना है, इंटर का एग्जाम देना है, बीए का एग्जाम देना है, या आपको जो है किसी प्रकार के कंपटीशन का एग्जाम देना है, उसके लिए आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत वो चिराग है जिससे कोई भी घर जो है रोशन किया जा सकता है। याद रखिएगा, और आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत मेहनत करके मौजूद है। आज हम अपने बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम आपको एक छोटी सी लाइन में अगर बताएं अपने बारे में ना, तो आज आप हमको ये जो वीडियो पर आप देख रहे हैं ना, ये जिस मोबाइल से बन रहा है, एक आज से 5 साल पहले ऐसा मेरे पास समय था कि यह मोबाइल होता क्या है, कैसे यह मोबाइल जो है हमारे पास आएगा, इस मोबाइल की कीमत क्या थी, हमको ये भी पता नहीं था, ठीक है। बहुत ही हम गरीब घर से आते हैं और बहुत ही गरीबी में बहुत ही संघर्ष करके, बहुत ही मेहनत करके, अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के, अथक मेहनत करके आज हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना जीवन में संघर्ष कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और मेहनत से अपना जो है मुकाम हासिल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है कि क्या सर कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में एक ही प्रकार के होते हैं, सेम होते हैं? तो जी नहीं। पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु कोशिका मतलब जीव, जिसमें मनुष्य भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य रूप से अंतर क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण हम अंतर लिखे हैं जिसके बारे में आप समझिए। जैसे कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आपको हम पहले ही बता दिए कि कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हम लोग में पाई जाएगी सर, मनुष्य में नहीं पाई जाएगी। हम लोग में क्या काम है कोशिका भित्ति का? कुछ नहीं। तो कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से काम है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, बाहरी सुरक्षा करना, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका को बाहर से कठोरता प्रदान करना, ठीक है। हम लोग में ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का तो एक कंकाल है ना ऊपर से ढांचा, जो हम लोग के शरीर को क्या करता है, सुरक्षा कर रहा है। लवक उपस्थित, सर पादप कोशिका में लवक उपस्थित रहेगा। हम आपको बताए हैं कि लवक उपस्थित जो होता है पादप कोशिका में ही है, जंतु कोशिका में इसको कोई काम नहीं, यानी लवक में जो है अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं, हम आगे बता दिए हैं। जंतु कोशिका में मौजूद या नहीं होता है। नेक्स्ट है बड़ी होती है। पादप कोशिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका छोटी होती है। इसका क्या लॉजिक है सर? तो देखिए, जंतु कोशिका की अपेक्षा जो होती है पादप कोशिका वह बड़ी होती है, ठीक है, और जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है लगभग, ठीक है। याद रखिएगा, समानता ऐसा ही होता है कि पादप कोशिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा लगभग छोटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको कि सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सर या तारक का सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है इसमें, यानी सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसमें कोई काम नहीं है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम के बारे में बताया ना, सेंट्रोसोम क्या करता है, लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंट्रोसोम को हम हिंदी में तारक काय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 5वां है कि बड़ी राजधानी उपस्थित, और इसमें राजधानी छोटी होती है या न भी हो सकती। इसके बारे में हम अच्छे ढंग से आपको समझाएं कि पादप कोशिका में राजधानी मौजूद होती है, होती भी है तो बड़ी होती है, ठीक है, साइज में बड़ा होता है। लेकिन जो जंतु कोशिका उसमें राजधानी छोटी होती है, और कभी कभी तो जंतु कोशिका में राजधानी होती ही नहीं है, ठीक है। सर किसमें होता है किसमें नहीं होती, तो जांच करने के बाद ही पता चलता है ना कि किसके जो कोशिका के अंदर राजधानी मौजूद है, किसके अंदर नहीं मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिए, राजधानी छोटी भी हो सकती है जंतु कोशिका में या न भी हो सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, एक चीज और है जो आपको हम यहाँ नहीं लिखे, लेकिन आपको बताते हैं। जंतु कोशिका जो होती है वह जो होती है कैसा होता है बताइए, यह गोलाकार होता है, इसकी आकृति गोलाकार होती है लगभग में। और यह पादप कोशिका जो होती है इसकी आकृति आयताकार होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, ध्यान रखिएगा। जंतु कोशिका, हालांकि हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका की आकार लगभग में गोलाकार होती है और पादप कोशिका की आकार लगभग में आयताकार होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अंतर है आपको, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हम लिख दें। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए के बारे में तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। एटीपी का एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका फुल नाम जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपको हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा कोशिका के बारे में। अगर कोशिका के पार्ट 1 आप नहीं देखें, कोशिका के बारे में विस्तार रूप से नहीं देखें, तो वीडियो के नीचे लिंक उसका दिया गया, देख लीजिएगा। और हमारा जो है
आपको पढ़ाई जो है हमारे द्वारा पढ़ाई गया अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको हम किस पर बना के दें। ठीक है, याद रखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज का आपको हम भरपूर रूप से जो है आपको यानी अच्छे ढंग से जो है आपको हम तैयारी करवाने की आपको हम जो जिम्मेवारी ले चुके हैं और करवा करके ही छोड़ेंगे। याद रखिएगा आप हमारे चैनल साइंस की बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शिक्षा फैलाना हम लोग का कर्तव्य और फर्ज दोनों है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।